नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पर बात करेंगे, जो आजकल के मरीजों में इवन बच्चों में भी काफ़ी कॉमन हो गया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसे डायग्नोज कैसे करते हैं और उसका इलाज क्या होते हैं, इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नॉर्मली पेशेंट जब आता है आपके पास तो गर्दन में दर्द के साथ आता है। गर्दन में पीछे की तरफ उसके दर्द रहता है। कभी कभी ये दर्द गर्दन से लेकर हाथ में भी जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है, राइट या लेफ्ट में, दोनों तरफ, किसी एक तरफ जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि सर्वाइकल में किस तरफ की नस आपकी दबी हुई है। अगर राइट साइड की नस दबी है तो फिर राइट साइड में दर्द जाएगा, और लेफ्ट साइड की नस दबी है तो लेफ्ट साइड में जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हम किस चीज़ को कहते हैं? नॉर्मली पहले के ज़मानों में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बुढ़ापे की बीमारी कहते थे, ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होती थी। और जब गर्दन की जो हड्डियाँ होती हैं हमारी, जैसे हम वर्टिब्रा कहते हैं, ये उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डियों में थोड़ा सा कैल्शियम जमने लगता है, या हड्डियों में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो अलग होने लगते हैं, जिससे नसों पर दबाव आता है। नसें दबने की वजह से गर्दन में दर्द रहता है, या गर्दन का दर्द हाथों में तुन्नी के फॉर्म में जा सकता है, झंझनाहट के फॉर्म में जा सकता है, या प्योर दर्द के फॉर्म में जा सकता है। कभी कभी अगर नसें ज़्यादा दब जाती हैं तो हमें थोड़ा सा वीकनेस फील हो सकती है, हमारी ग्रिप कमज़ोर हो सकती है, हमें हाथ से चीज़ें पकड़ने में दिक्कत आ सकती है, हाथ उठाने में दिक्कत आ सकती है। और ज़्यादा अगर नस दबती है तो ये सुनपन भी रह सकता है, हमें पता नहीं चलता कि क्या हमने पकड़ा हुआ है क्या नहीं पकड़ा हुआ, ये सुन फॉर्म में भी जा सकता है। लेकिन आजकल एडल्ट में भी दिखाई देने लगी हैं। यंग एडल्ट में ज़्यादा ये दिक्कत आने का रीज़न है ज़्यादा मोबाइल का यूज होना। जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है तो वो गर्दन नीचे की तरफ रहती है ज़्यादातर मोबाइल देखते वक्त। बच्चे अधिकतर लेटे लेटे मोबाइल भी देखते रहते हैं, बहुत मोटा पिलो यूज करते हैं, लेट के मोबाइल देखते हैं, तो गर्दन पे जो प्रेशर होता है वो झुकने की वजह से ज़्यादा पड़ता है, खिंचाव ज़्यादा पड़ता है, और हमारी जो गर्दन की हड्डियाँ होती हैं और नसें होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो इस वजह से मोबाइल की यूज की वजह से, ज़्यादा तकिया मोटा लगाने की वजह से ये आजकल कम उम्र के लोगों में भी दिखाई देने लगा है। इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है? नॉर्मली तो जब हल्का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है तो हम केवल एक्सरे से डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सरे में हमें कुछ हड्डियाँ की कमजोरी भी दिखाई दे सकती है। हड्डियों में भी जो हमने पार्टिकल्स की बात की है कि पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जिसे हम स्पॉन्डिलोटिक स्पर कहते हैं, तो वो भी दिखाई दे सकते हैं। और हड्डियाँ जिसे बढ़ना कहते हैं वो भी दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अगर नस ज़्यादा दबी होती है या फिर हाथ में कमजोरी आ गई या सुन्नीपन आ गया, तब हमें MRI स्पाइन कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे नसों पे दबाव एग्जैक्ट वे में पता कर सकते हैं। और ये भी पता चल सकता है कि ये दवाइयों से ही ठीक हो सकता है या एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, या फिर इसमें कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन वो चीज़ हम फिर एक्सरे से नहीं, MRI से डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में आपको एक तो पोस्चर मेंटेन करना है, गर्दन सीधी रख के पढ़ें। जब भी पढ़े, बच्चे जब भी पढ़ते हैं तो या तो टेबल पे पढ़ते हैं या फिर लेट के पढ़ते हैं। लेट के पढ़ने की आदत ठीक नहीं है, बैठ के पढ़ें, या तो स्टडी टेबल आती है, स्टडी टेबल साथ में रख के, सामने रख के पढ़ें, तो गर्दन सीधी रखनी चाहिए। लेट के टीवी नहीं देखना, लेट के मोबाइल नहीं देखना, और मोबाइल का यूज़ कम से कम करना है, जितना बेटर रहेगा। और वर्कर्स में या मजदूरों में सर पर वजन नहीं उठाना है, वजन का कोई काम नहीं करना। इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो न्यूरोपैथी की दवाइयाँ होती हैं। जब नस आपकी ज़्यादा दबने लगती है तो कुछ नस की दवाई दी जाती है जिससे दर्द कम रहता है, कुछ पेन किलर दिए जाते हैं। और डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो कभी कभी हम स्टेरॉइड भी देते हैं। ये सब डिपेंड करता है सीवियरिटी पर, कितना ज़्यादा सीवियर है। और ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है कि कितना आपको रिलीफ मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा, और उसी के हिसाब से ये दवाइयाँ कुछ हफ्तों तक चलती हैं। इसमें 4 से 6 हफ्ते भी चल सकती हैं, 2 से 3 महीने भी चल सकती हैं। दवाइयों के साथ साथ और पोस्चर मेंटेन करने के साथ साथ फिजियोथेरेपी का इसमें अहम रोल है। और सर्वाइकल की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे टेंस होता है, IFT होती है, SWD होता है। एंड डिपेंड करता है, अगर काफ़ी सीवियर कंप्रेशन है या फिर हड्डियों के बीच में जो गैप होता है काफ़ी कम हो गया, तो हम थोड़ा ट्रैक्शन के लिए भी एडवाइज करते हैं। लेकिन ट्रैक्शन तभी एडवाइज किया जाता है जब हड्डियाँ आपकी मजबूत होती हैं। ओल्ड एज के केस में अगर हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं या फिर हड्डियों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और नस पर दबाव ज़्यादा है, तो ट्रैक्शन का कभी कभी गलत असर भी पड़ सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको ट्रैक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। कभी कभी ट्रैक्शन से फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। ये इसका ट्रीटमेंट है, और सावधानी बरतने से, प्रॉपर इलाज कराने से, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने से इलाज पॉसिबल है। सर्जरी तभी की जाती है जब नर्व बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है और दवाइयों फिजियोथेरेपी से आराम आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, या फिर हाथों में अगर वीकनेस और सुनपन ज़्यादा आने लगता है।
उस केस में फिर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और आपको सर्जन को दिखाना होगा। ये इस तरह की बीमारी नहीं है कि इसे ठीक ही नहीं किया जा सकता। अगर अर्ली स्टेज में अगर इसका पता चल जाए तो इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि हल्के सिम्टम्स भी होते हैं और सिम्टम्स ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन अगर सही टाइम पर सही डॉक्टर से आप इलाज कराएंगे, प्रॉपर फिजियोथेरेपी और प्रॉपर पोस्चर करेंगे, तो ये दिक्कत आगे नहीं बढ़ेगी और इसका इलाज संभव है। धन्यवाद।